वो इन्होंने कहा है कि ये हम कंटिन्यू रखेंगे। इस पर हमने इनको ये सजेशन दी थी कि जब तक कॉटन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता रहे और कॉटन की क्रॉप 14 मिलियन बेल तक ना आए तो आप इसको कंटिन्यू रखें ताकि लोगों का रॉ मटेरियल मिल सके और रॉ मटेरियल के अंदर सट्टेबाजी ना हो और जो प्राइस बढ़ा देते हैं वो प्राइस ना बढ़ाई जाए। जो ट्रेडर्स या स्पिनर्स जो प्राइस बढ़ा देते हैं, जब बाजार में माल अवेलेबल होगा तो उसके अंदर सट्टेबाजी और लोगों को ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। अच्छा, सेल टैक्स एक्ट के अंदर इन्होंने जो रिलीफ मेजर्स दिए हैं, मिनिमम एनुअल थ्रेशोल्ड टर्नओवर क्या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज का 3 मिलियन से 10 मिलियन कर दिया। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने बढ़ा दिया, इसकी रकम बढ़ा दी ताकि उसके अंदर छोटों को तकलीफ ना हो। कंपनसेशन विद बेनिफिट अगर डिले है तो उसके ऊपर जो अपने को उसको कंपनसेट करेंगे कितने साल का डिले है। अच्छा, जिनका पुराना सेल टैक्स का रिफंड है उसको जो है कंपनसेशन, अगर डिले हुआ है तो उसको कंपनसेशन देंगे। पहले भी था मगर आज तक कंपनसेशन किसी को दिया नहीं गया कि उन्होंने कहा था हम इंटरेस्ट रेट देंगे, मगर वो जब से एक्ट बना है जब से दोबारा वही बात की है। और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन विंग जो है वो अम्ब्रेला, ये तो वही बात होगी ना सिंगल वाली है निजामत, लोकल सप्लाई का, मगर अभी 327 के अंदर कर दिया है। ये भी अभी क्लियर नहीं है, प्रोपोज ही है ना, ये प्रोपोज है। तो 327 की जो मैंने बात की गई है ना, बजटरी मेजर allowance of provincial WWF and WPPF as the deducted allowance while calculating income। ये इनकम टैक्स में जो पहले हम करा रहे थे वही कह रहे हैं ना। ये WWF के लोग अपना माइनस नहीं करते हैं, इनकम से हमारा माइनस। हाँ, ये भी प्रोपोज किया, मगर ये पहले था WWF जो है ये प्रोविंस में आ गया था, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमसे मांगती थी। तो हमारा पहले कानून ये था कि हमारा अगर रिफंड निकलता था तो हम गवर्नमेंट से एडजस्ट करा लेते थे अपने रिफंड में। तो फेडरल गवर्नमेंट एडजस्ट कर दी, बीच में बंद कर दिया था, तो ये दोबारा कर दिया। ये भी पॉजिटिव साइन है अगर ये प्रोपोज किया और ये अगर हो जाए तो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका प्रोविंशियल उससे टैक्स से डिपार्टमेंट से कोई वास्ता ही नहीं रहे, वो फेडरल गवर्नमेंट से कर लें। अच्छा, इनकम टैक्स का भी रिफंड जो है फास्टर की तरह जो बात की थी हमने, इनकम टैक्स का रिफंड हमारा नहीं मिलता था, वो भी इन्होंने फास्टर की तरह उसको ऑटोमेटिक जो है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हमको इनकम टैक्स का रिफंड हमारे अकाउंट में आ जाए। पहले एप्लीकेशन भरते थे, अब एप्लीकेशन फाइलिंग एप्लीकेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगा फास्टर। ये भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम लिमिटेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ शोकोस। अच्छा, ये 10 साल के बाद भी देते थे, उसके लिए लिमिटेशन उसके अंदर अब शोकोस नोटिस जो है ना, नहीं उसका 6 साल का पीरियड था ना। हाँ। वो 6 साल के अंदर बेचते तो उसका भी अब जो है टाइम लिमिट कर देंगे। हाँ, इसके बाद ये भी शोकोस के लिए भी पहले 10 साल होता था, फिर 6 साल किया था इन्होंने। 5 साल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर करके वो 6 कर दिया, 6 साल कर देते। ये भी लिमिटेशन उसमें कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम किया इन्होंने। अच्छा, ये हमने कुछ डाइस और केमिकल पे कस्टम ड्यूटी और ड्यूटी के लिए कहा था, तो इन्होंने एसिटिक एसिड पे 3% और 2% कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी। हमने इनको 0 का कहा था, इन्होंने इसको 0 कर दिया एसिडिक एसिड को, ये प्रोपोज किया है। और पिगमेंट पाउडर्स के लिए हमने कहा था 3 और 2% को खत्म किया जाए, उसको भी इन्होंने 0 कर दिया। मगर लिक्विड पिगमेंट पे इन्होंने 11% और 2% थी, हमने उस पर 3% कहा था, इन्होंने उसको कुछ भी नहीं किया, वो एज इट इज 11 और 2% है।
इस तरह डिस्पर्स डाइस पे हमने कहा था, उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं किया। वो 16 और 4% है, हमने कहा था 5% कर दें, वो इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसको। इस तरह वेट डाइस, ये मेन रॉ मटेरियल है हमारे, वो उस पर भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान में नहीं बनती वेट डाइस, रिएक्टिव डाइस कुछ बनती हैं, बहुत कम क्वांटिटी, पाकिस्तान की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके सामने 5% भी नहीं बनती। इस पर भी हमने कहा था कि इसको आप रिड्यूस रेट कर दें, इसको भी इन्होंने नहीं किया। अच्छा, अब हमने जो डिमांड की थी कि हमारे जो DLTL के अमाउंट्स है वो 32 अरब रुपए, हमने कहा था कि 32 अरब रुपए हमारे बाकायदा अप्रूव हुए पड़े हुए स्टेट बैंक में, जो प्रीवियस एक्सपोर्ट के 32 बिलियन वो अप्रूव हुए पड़े हुए हैं स्टेट बैंक में। आज गवर्नमेंट 32 अरब रुपए स्टेट बैंक को दे तो 2 दिन के अंदर वो डिस्पर्स हो जाएंगे। अब इन्होंने इस वक्त जो है अपने बजट के अंदर जो अमाउंट रखी है और कंटिन्यू कहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे DLTL को, और अमाउंट रखी है 20 अरब। हमें ये समझ नहीं आ रही कि सिर्फ 20 अरब से क्या होगा, 32 अरब तो ऑलरेडी अप्रूव हुए पड़े हैं। तो हम जो कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से ये अगर अगले साल के जो नए बनेंगे वो तकरीबन हम समझते हैं 35 से 40 अरब रुपए बनेंगे, और 32 अरब तो हमारे टेक्सटाइल के हैं और कुछ 2-3 अरब अदर देन टेक्सटाइल के हैं, वो मिला के 35 अरब रुपए स्टेट बैंक के अंदर अप्रूव पड़े। तो ये समझ लें आप तकरीबन 70 से 75 अरब रुपए होने चाहिए। इन्होंने जो 20 अरब रखे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आती बात कि ये किस तरह कह रहे हैं कि हमने टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट किया है और टेक्सटाइल सेक्टर का जो DLTL वाला है जो कंटिन्यू करेंगे। ये ऐसी एनोमली है कि समझ में नहीं आता, कोई कैलकुलेशन ही नहीं मैच करता। तो ये हम आपके तवस्सुस से गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। ये तो 75 अरब रुपए हों तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। जो 75 से 100, वो तो 75 जो भी होगा उसके बाद जो, और उसमें अगर कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ी है ना, आप सही कह रहे हैं 30%, तो 25 से 30% एक्सपोर्ट मजीद अगर बढ़ेगी तो उस हिसाब से तो 100 अरब होना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो आप। तो ये गवर्नमेंट को इसके अंदर जो है अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के हिसाब से रखने, तो 100 अरब रुपए उनको रखने पड़ेंगे उसमें, तो ये मसला हल होगा। दूसरा, ये हमने इनसे डिमांड की थी कि छोटे और दरमियाने एक्सपोर्टर जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, अगर उनको दोबारा लाना है सिस्टम में, तो आप 1125 को दोबारा लाएं, 0 रेटेड कर दें। अगर 0 रेटेड नहीं करते तो उसको रिड्यूस रेट कर दें, 5% कर दें, ताकि लोग दोबारा, जो छोटे एक्सपोर्टर जिन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं लिक्विडिटी की वजह से, वो वापस सिस्टम में आ सके और न्यू कमर आ सके। तो ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 1127 को, अगर 1125 को अगर 0 नहीं करते तो रिड्यूस रेट कम से कम कर दें, वरना एक्सपोर्टर्स की लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा, और एक्सपोर्टर जो ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर इनका लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा तो ये ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है से इसको दोबारा इस पर तवज्जो दें और इसको देखें, या हमसे मीटिंग करें या हमसे डिस्कस करें, हम आर्गूमेंट करने को तैयार हैं। क्योंकि जो इनका ऑब्जेक्टिव था 17% करने का, और लोकल में भी जो टेक्सटाइल है, ये उस वक्त कहते थे कि हम 400 अरब इससे कलेक्ट करेंगे, मगर इन्होंने अरब तो जो पहले कलेक्ट करते थे उससे कोई 1-2 अरब का फर्क पड़ा है। इसके अंदर हम गवर्नमेंट से ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर जितनी आपकी मशीनरी लगी हुई है, जितने लोग आपने लगाए हुए हैं, उसका जो खर्चा है वो आप देखें, उसका खर्चा किया और ये ले रहे हैं और वापस कर रहे हैं। यही मशीनरी को टैक्स नेट बढ़ाने के अंदर इस्तेमाल करें, ताकि टैक्स नेट की ब्रॉडनिंग हो सके, और टैक्स नेट की ब्रॉडनिंग होगी जब ही मुल्क तरक्की करेगा। दूसरा हमारा अपना ये ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस एंड लेवीज, एक्चुअली ये कोई सब्सिडी नहीं है, ये असल में पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर्स जो है ना, उनको कोई टैक्स लगता नहीं है, क्योंकि वो फॉरेनर्स को बाहर आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये हमने पहले तरीन साहब ही फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो हमने इनको बताया था, पूरा प्रेजेंटेशन दी थी, तो इन्होंने कहा था कि आपकी बात सही है। उनके ज़माने में ही शुरू हुआ था ये DLTL, और जो हमारी अमाउंट बनती थी वो कोई 8-9% बनती थी,
तो इन्होंने कोई 5% से शुरू किया था। बोला हम इतना नहीं दे सकते, इतनी हमारे पास गुंजाइश है, ये दे सकते हैं। मगर हमारी जस्टिफिकेशन दी कि भाई ये पैसा जो है ये नहीं लग सकता, ये हमें रिफंड होना चाहिए। वो उन्होंने लॉ डिपार्ट को बिठाया, सबको बिठाया, और उन्होंने सबने कहा कि ये इनकी जो डिमांड है बिल्कुल सही है, इनको वापस होना चाहिए। ये एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टेट बैंक के अंदर हम बिल जमा करते हैं, एंट्री जमा करते हैं, उसमें जितनी स्टैम्प्स लगती हैं, ये चीज़ें लगती हैं, सबके पैसे हैं। ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स के हैं और कई चीज़ों के हैं टैक्स के, कोई 12 आइटम या 13 आइटम थी। अभी हमारे पास है वो शीट। नहीं, ड्यूटी तो कस्टम रिबेट मिलता है ना, वो IOCO के पास, ये अलग होता है। ये विद इन प्रोडक्शन में जो चुंगी है, फलानी है, ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। स्टेट बैंक की स्टैम्प्स हैं, स्टेट बैंक के चार्जेस हैं, बैंकों के चार्जेस हैं, ये सब मिलाए थे हमने ना। 12-14 आइटम होंगी इसमें जब नहीं, वो DLTL का वो 100 अरब यूं बन रहा है कि यूं तो एनुअल हमने बताया ना 35-40 अरब रुपए बनता है। वो पुराना बाकी है बैलेंस, पुराना इन्होंने नहीं दिया। पुराना इन्होंने मतलब क्या, इन्होंने तो काफ़ी दिया इस गवर्नमेंट ने, वो उससे पहले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया, नून लीग गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही क्लियर किया है। मगर आज भी बैलेंस बाकी है, आज भी बैलेंस बाकी है। इन्होंने पुराना क्लियर करते गए तो अब इनके दौर का बच गया, इन्होंने उनके दौर के क्लियर कर दिए। तो ये एक्चुअल मसला चल रहा है। अगर ये पैसे अगर सिस्टम में आ जाए एक्सपोर्टर्स के उसमें, तो एक्सपोर्टर्स जो है ना और इन्वेस्टमेंट करेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और ज़्यादा ऑर्डर ले सकेगा, तो वो उसकी ग्रोथ होगी। ये मेन मकसद ये है। असल हम इसीलिए कहते हैं कि हमारी पेमेंट हमको टाइम पे मिल जाए तो एक्सपोर्ट जो है, देखिए मैं आज भी कहता हूँ कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी, 2 वजह है, मैं हमेशा कहता हूँ। एक, वहां स्पिनिंग नहीं थी। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी, एक हमारे यहाँ स्पिनिंग है। स्पिनिंग जो है उसकी लॉबी बड़ी मजबूत है, तो वो वैल्यू एडेड को आगे ही नहीं आने देता। बांग्लादेश में स्पिनिंग नहीं थी, एक्सपोर्ट बढ़ गई। बांग्लादेश के अंदर कभी पैसे रोके नहीं उनके एक्सपोर्टर्स के, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि साल खत्म हुआ और पिछले साल के बाकी हो। हमेशा हर साल पूरा क्लियर हो जाता है उनका हिसाब, तो उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। तीसरी वजह यह कि उनके यूटिलिटी टैरिफ जो है वो हमसे कम है। तो असल ये चीजें नहीं करेंगे हम, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जीरो रेटिंग की मैं जो बात कर रहा हूं, अब मुझे हमारी लिक्विडिटी इनके पास फंस जाती है। ये समझते हैं अब ये एक्सपोर्ट की शिपमेंट पे देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट की जो शिपमेंट है वो तो चलो 3 महीने का प्रोसीजर होगा, किसी का 4 महीने का होगा कि यान लिया था, कपड़ा बनाया, डाइंग कराया, स्टिचिंग कराई, ये किया, पैकिंग की, एक्सपोर्ट किया। मगर जो वेयर हाउस में हमारा माल पड़ा होता है वो 8-8 महीने पहले खरीद लेते हैं। हम एक ऑर्डर लेते हैं 6 महीने का, तो 6 महीने का माल कवर कर लेते हैं हम। अब 6 महीने का माल हमने रख लिया है, तो एक साथ वो खरीद लिया, उसकी पेमेंट। स्पिनिंग मिल को हम कहते हैं कि भाई माल की पेमेंट हम आहिस्ते आहिस्ते करेंगे, आप आहिस्ते आहिस्ते डिलीवरी दो, वो मना कर देते हैं। तो हमको एक साथ माल उठाना पड़ता है, माल उठा के वेयर हाउस में रखना पड़ता है। वेयर हाउस जिसके पास नहीं है वो बेचारा किराए का गोदाम लेके उसमें रखता है, उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। इंश्योरेंस कराए, ये करे, आग लग जाए, अल्लाह ना करे, फायर का निज़ाम सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो एक अलग। वो लोग इसलिए नहीं रखते अपने पास कि वो बोलते हैं मैं क्यों रिस्क लूँ। अच्छा, जब वो माल डिलीवरी कर देते हैं तो पैसे ले लेते हैं, सेल टैक्स से पैसे भी चले जाते हैं। अब वो शिपमेंट होते होते एक शिपमेंट गई, 2 गई, 3 गई, तो वो तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक हमारे पैसे फंसे रहते हैं। वो जो शिपमेंट जाती है उसका सिस्टम इन्होंने कर दिया कि वो गई और हमने एंट्री डाली और वो फौरन पेमेंट मिल जाती है। अब नहीं, अब 7-8 दिन, 10 दिन में मिल जाती है मेजोरिटी लोगों को। मगर वो भी पेमेंट आप सोचे कब की है। असल मसला ये
फास्टर का निज़ाम बहुत अच्छा बनाया इन्होंने और बहुत अच्छी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो गई, रिश्वत ख़त्म हो गई और पेमेंट भी आने लगी 90% 95% लोगों की। मगर जो हम माल ख़रीद के वेयर हाउस में रखते हैं वो हमारे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, हमको वेयर हाउसिंग करनी पड़ती है, वो हमारे खर्चे हैं, फिर इंश्योरेंस कराना पड़ता है, वो एक खर्चे हैं। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाते हैं। आज जो है, आज भी मुझे 2 एक्सपोर्टर ने शिकायत की कि हमारा पोर्ट पे माल गया हुआ है, उसकी जीडी बन गई है और महीने महीने से माल पड़ा हुआ है। शिप आ रहे हैं, एक 6 कंटेनर गए तो 2 कंटेनर कोई ले जा रहा है, समझे। फिर दूसरी शिप आ रही है, वो 2 कंटेनर ले जा रही है। अब सारे के जब तक बीएल नहीं बनेगा वो सेल टैक्स में अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई जब होगा जब वो शिप में माल चढ़ेगा। अब उसने तो माल बेच दिया है, क्योंकि वो शिप जो है वो कोरोना की वजह से वो माल नहीं उठा रहे, जो स्विस के जो चाइनीज वेसल की वजह से सारा डिस्टर्ब हुआ था, उसकी वजह से सारा बैकलॉग आज तक चल रहा है और अभी मजीद 2 महीने 3 महीने चलेगा। हाँ, अभी आज मुझे किसी ने बोला मर्स वाला जो है वो 1 जुलाई के बीएल दे रहा है, इसके 1 जुलाई से पहले नहीं देगा। हाँ, बुकिंग 1 जुलाई की बुकिंग दे दो। हाँ, नहीं इशू कर रहा। अब मुझे नहीं, 1 मिनट, हम सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, वो आप फंसा हुआ इतना, ये सही कह रहे हैं रफीक भाई। अब मुझे ये बताएं कि आज मैं शिपमेंट करूंगा मर्स शिपिंग लाइन, आज कौन सी तारीख है? 14। वो बोल रहा है 1 जुलाई का बीएल दूंगा। अब मुझे बताएं कितने दिन? फर्स्ट को शिपमेंट। तो जब भी आप सेल टैक्स में डालोगे ना, जब आपकी गई तो आप सेल टैक्स में उसके 10 दिन चौक होती है, लास्ट 15 तारीख को आप जमा कराओगे। तो आज जो मैं शिपमेंट कर रहा हूं अगर मर्स लाइन की, आप सोच लो महीने बाद उसका मैं सेल टैक्स का रिफंड जमा कराऊंगा। और सेल टैक्स से पैसे कब भरे मैंने? जहाज पे चढ़ने के बाद एफबीआर के रिकॉर्ड में आएगा। एफबीआर के रिकॉर्ड में आए। अब ये चीजें ऐसी बारीक चीजें, ये हम इनको समझाते हैं कि भाई ये मसले हैं, आप हमें बताएंगे हमारे पैसे कैसे। मेंबर कस्टम समझ गए थे, बोला आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मैं अभी बीच में इस्लामाबाद गया, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। और फिर आप क्या है उसमें, अब लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है, जिस दिन रिटर्न जमा करते हैं ना, अब वो शिपमेंट में माल नहीं चढ़ा होता तो वो डिले करते हैं कि हम डिले करेंगे तो फाइन करते हैं। वो नेक्स्ट मंथ में आएगा। नहीं, वो आप नहीं भरो तो हर रोज का फाइन है ना। तो मैंने मेंबर को कहा कि भैया आप हर रोज का फाइन करते हो। बोला यार छोटी सी तो अमाउंट है, भर दो। मैंने बोला अच्छा, भर दिया हमने। और जो फाइन करते हो आप जिस पे, वो आपकी ब्लैक लिस्ट में, रेड एरिया में आ जाता है। अब वो फाइन क्यों हो रहा है उस पे? कि शिप नहीं मिल रहा, उसका सब काम मुकम्मल है। अब जहाज नहीं मिल रहा तो बेचारा लेट रिटर्न जमा कर रहा है, लेट रिटर्न करने की वजह से आप फाइन कर रहे हो। फाइन का जो एक तो उसका नुकसान हुआ, फिर उसको आप रेड एरिया में लिया। उसका कसूर क्या है कि उसको रेड एरिया में लिया। उन्होंने बोला, मेंबर ने, आपकी बात बिल्कुल 100% मेरी समझ में आती है, सही बात है, ये हमारी गलती है। मगर बोला हम क्या करें। अब मैंने बोला कोई सिस्टम को सही करो। आपका सिस्टम, अभी शिप्स का इशू है तो आप सिस्टम को सही करो, कोई आप टाइम दो, कोई सिस्टम बनाओ। अब ये सारे ऐसे इशू हैं, अब ये ऐसे छोटे छोटे इशू नजर आते हैं, मगर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके रिफंड्स की लिक्विडिटी सारी वहाँ ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, हमने टैरिफ का कहा था, यूटिलिटी का, उन्होंने उसके लिए पैसे रखे, वो भी अमाउंट पूरी नहीं है। वो अमाउंट भी जो है लास्ट ईयर जो दी थी 26 अरब रखे, और लास्ट ईयर जो है कितने दिए थे? 27 अरब। अब ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उसके हिसाब से इन्होंने कुशन नहीं रखा। वो कुशन रखना चाहिए कि भाई आप एक्सपोर्ट। रिड्यूस रेट का प्राइम मिनिस्टर से हमने, जब प्राइम मिनिस्टर को और असद उमर साहब को प्रेजेंटेशन दी थी कि साहब हमारे जितने कम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनके रेट डॉलर टर्म में ये हैं, हमारे ये हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि हम भी उन्हीं को माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी उन्हीं को कर रहे हैं। तो हमारे रेट ज़्यादा हैं तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप उनके बराबर कर दें हमें, आप डॉलर टर्म में बांध दें हमें, ताकि हम उनके साथ साथ चलें। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम 3 साल के लिए आपके ये टैरिफ जो है ये फिक्स कर देते हैं। अच्छा, वहाँ भी टैरिफ फिक्स होते हैं, वहाँ वैसा नहीं है कि एक्सपोर्टर के लिए हर रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़े तो टैरिफ बढ़ा दिया, ये कर दिया। फिक्स किए हुए।
ताकि एक्सपोर्टर्स कैलकुलेशन कर सके। जब किसी को माल बेच दिया है साल का तो उसका कैलकुलेशन है, गवर्नमेंट दाम बढ़ा देगी, कैलकुलेशन आउट हो जाएगी। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 3 साल के लिए फिक्स करते हैं 7.5 सेंट बिजली के और $6.5 RLNG के। अब 7.5 सेंट के अभी 9 सेंट कर दिए। अब 9 सेंट के अंदर इन्होंने जो है अभी कहा है कि हम आपको इसके लिए पैसे अमाउंट रखी है इन्होंने, और $6.5 के लिए भी रखी है। तो ये अमाउंट भी सही नहीं है, और इसमें हमारी डिमांड थी कि 9.5 को 7.5 करें। ये हमारी बात नहीं मानी गवर्नमेंट ने। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमने जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो बात की है, हमको ये सब चीज़ें मिलेंगी तो हम बढ़ा सकते हैं, और हम कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे। हम वो चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे कंपिटिटिव कंट्रीज, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको जो मिल रही है वो फैसिलिटी मांग रहे हैं, बल्कि उनसे कम मांग रहे हैं। आज बांग्लादेश जो है और इंडिया जो है कितना 12% और 14% देता है उसकी एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट। क्या देता है? हम तो वो तो नहीं मांग रहे। वो मांगेंगे तो आप कहाँ से दोगे? वो कितने रुपए बन जाते हैं। वो हम तो बोलते हैं हमको वो चीज़ ना दो, हम भले हम कम प्रॉफिट करेंगे, मगर हमारा मामला ऐसा हो कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए कंफर्टेबल के न्यू कमर आना चाहिए। प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने बच्चों को भी इस काम में लगाएं। ऐसा प्रॉफिट ना हो और ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री बंद हो जाए। असल में हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। हम तो ये कहते हैं कि इंडस्ट्री में ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि लोग नए आए। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। ये 17.5% एक्सपोर्ट बढ़ा ना हमारा टेक्सटाइल का। ये हम ये कहते हैं कि इसको आप इसी तरह रखो तो ये 17.5% जो बढ़ा है ये 25-30 पे भी ले आ सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, हम इसको 25-30 पे ले आ सकते हैं। हमने यही उस पर अपील में लिखा था, समझे? तो यही हमारे पास एविडेंस है ना। 17.5% कौन से सेक्टर ने एक्सपोर्ट बढ़ा दी? और कोविड के दौरान पूरी हमारे जितने कंपिटिटिव कंट्रीज हैं उनकी फैसिलिटी हमसे ज्यादा थी, उनकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी 17.5%। ना बांग्लादेश की बढ़ी है, ना वियतनाम की बढ़ी है, ना डॉलर टर्म में बांग्लादेश और ये कोविड से निकल जाते हैं इंडिया, तो फिर क्या कर देंगे? क्योंकि वो तो उस वजह से हमारा बड़ा ना। नहीं, ये एक वजह नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। एक वजह नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ से हमने डेवलप किया मास्क, फैब्रिक मास्क। पाकिस्तान से बेशक फैब्रिक मास्क एक्सपोर्ट हुआ। हमने डेवलप किया कोविड यूनिफॉर्म, पाकिस्तान से बेशक कोविड यूनिफॉर्म किया। ये पाकिस्तान ने डेवलप किया फटाफट और एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए। कोविड की वजह भी है कि यहाँ कोविड उनकी तरह नहीं फैला। मल्टीपल रीजन है। और फिर क्या, लॉकडाउन की वजह से निट सेक्टर की एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ी कि लॉकडाउन के अंदर घर में रहते थे, और उधर की गवर्नमेंट ने पैसे दिए हर टैक्स पेयर को। $2,000 कितने दिए थे अमेरिका में? हर टैक्स पेयर को दिए। अब वो पैसे दिए, उन्होंने खर्च किए तो निट के कपड़े इसलिए पहनते कि निट के कपड़े कंफर्टेबल हैं, इस्त्री की ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर पहन के आदमी बैठा हुआ है, उसको लेट भी जाए बैठे हुए रहे। तो मतलब निट की ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ी, सबसे ज़्यादा निट वेयर की एक्सपोर्ट बढ़ी, डेनिम की नहीं बढ़ी इतनी, निट वेयर की ज़्यादा बढ़ी। तो ये मल्टीपल रीज़न है। तो 18 रीज़न हमने निकाले थे, हमारे पास लिखे हुए वो। ऐसा नहीं है, एक बात नहीं, एक बात थोड़ी होती है कि यार यूं किया तो यूं हो गया। ऐसा नहीं कि बटन स्विच दबाया और लाइट जल गई, ऐसा नहीं है। सब भाई तो मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, कराची चैम्बर कह रहे हैं कि हमने 50 अगर मुतालबात दिए तो उसमें से 20 मंजूर हुए। आप लोगों ने कितने मुतालबात? मैंने बताया ना जो मंजूर हुए। यार हमारे जो मुतालबात थे ना, वो तो वैसे तो हमने मेन मुतालबात 7 रखे थे अपील में। उसमें से एक इन्होंने मानी है बात, जो यान की इंपोर्ट ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। एक बात अगर आप इजाजत दें, हम भी थोड़ा सा ऐड करें इसके ऊपर। जी फारूक भाई क्या बोल रहे थे? ख्वाजा साहब। डॉक्टर तारक साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या करें? वालेकुम सलाम। चलिए, एक तो आपने है
आपने डीएलपीएल का जिक्र किया, उसमें कुछ 70 से 80 अरब रुपए शॉर्ट है, जिसका आपने जिक्र किया। जी जी दूसरा, पावर सब्सिडी में शॉर्टेज है। जी हाँ। और तीसरा, जो जिस चीज की एलोकेशन नहीं हुई वो ये है कि इन्होंने ये कहा कि हम ईयरली जो रिफंड्स हैं वो साथ साथ पे करेंगे, और जो पिछले स्टक अप रिफंड्स हैं वो ग्रांट्स की फॉर्म में हम रिलीज करेंगे। तो ग्रांट्स, किसी किस्म की इनकम टैक्स के लिए कोई ग्रांट या प्रीवियस सेल्स टैक्स जो फंसा था उसके लिए कोई ग्रांट नहीं रखी गई। इसके अलावा जो एक जनरल इश्यूज हैं उसमें एक सेक्शन 203 ए इंट्रोड्यूस किया है, जो सेक्शन 22 और 23 के ऊपर इंट्रोड्यूस किया है। उसके मुताबिक एक पहले जो पावर कमिश्नर के पास थी वो डिवॉल्व करके असिस्टेंट कम है, और वो किसी बंदा जिसको उसको ये शक हो कि उसने इनकम टैक्स पूरा पे नहीं किया, उसको शक हो, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है without having any solid communication and proof. So ये बहुत ही ड्रैकोनियन सेक्शन 203A जो इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत ड्रैकोनियन है। पहले ये पावर चीफ मिनिस्टर के पास थी, और इसमें अब हरासमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, तो ये सेक्शन जो है ना इसका विड्रॉल चाहिए। इसके अंदर डॉक्टर साहब एक मिनट, इसके अंदर ये मैंने निकाल के रखा था, मैं इसकी बात करनी थी। इसके अंदर जो है ना, एक तो एजुडिकेशन भी होनी चाहिए, आप कहीं अपील में जा सको। इन्होंने तो असिस्टेंट कमिश्नर को पावर दी है और अपील भी नहीं है। आप कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। जी, और उसके अलावा और वो कह ये रहे हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पहले टाइम फिक्स नहीं था जज के सामने प्रेजेंट होने का, हमने टाइम को 24 घंटे फिक्स कर दिया जो पहले नहीं था। ये बात सही है, मगर पावर भी नीचे डिवॉल्व करती है। तो जब ये कहा जाता है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि हमने टैक्स पेयर को इज्जत देनी है और टच नहीं करना, और जो टैक्स पे नहीं करता उसको हमने सजा देनी है। तो जो टैक्स पेयर है वो किसी भी ऑफिसर की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है, क्लब के अंदर बैठे हुए, बाजार के अंदर बैठे हुए, परचेजिंग करते हुए। तो ये बहुत ड्रैकोनियन है, इसका बहुत मिसयूज होगा। ठीक है, बस ये तो ब्लैकमेल के तैयार होने के लिए ब्लैकमेल करना है। सेम चीज उनमें तो घना किया है, लेकिन अच्छा से सेक्टर जो अप्रोच फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस को विड्रॉ कर दिया है, जिसकी वजह से तकरीबन अगर आप कैलकुलेशन करें तो 10% टैक्स सैलरी पे बढ़ जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम जो सबसे बड़ी गड़बड़ की है वो सेल्स टैक्स के 6th शेड्यूल में की है। उसमें अगर आप देखें तो इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन और जिम कॉटन जो था वो 10% पे था, अब वो 17% पे चला गया। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी जो मैन्युफैक्चर नहीं होती लोकली, उस पे 10% सेल्स टैक्स था, वो 17% पे चला गया। तो वो उसका डॉक्टर साहब आप इनको ब्रेकअप डॉक्टर साहब ब्रेकअप समझा दें। और 17% पहले किस तरह था, अभी किस तरह हुआ है। वो आरडी थी। नहीं वो इनको प्रेस वालों को, हाँ नहीं वो मैंने भी निकाल के रखा था। मैं थोड़ा सा बता दूं, पहले ये था कि मशीनरी जो इंपोर्ट होती थी उसमें जो है 7% सेल टैक्स लगता था, और 10% जो है उसकी हम रेगुलेटरी उसका जो है ना वो पोस्ट डेटेड चेक देते थे। अब इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक विड्रॉ कर लिया, अब हमारे सारे पैसे रिफंड में, वो पोस्ट डेटेड होता तो हमारे रिफंड में नहीं जाते थे पैसे। अब क्या है कि हम 17%, अब पहले 7% एडजस्टमेंट या रिफंड में जाते थे, अब 17% जाएंगे। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। अच्छा नहीं, उसके अलावा अब बहुत सारे हमारे लोग जो हैं, जो स्पेशली जो एसएमई सेक्टर है वो ऑनलाइन की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में इन्होंने तमाम सेल्स पे सेल्स टैक्स लगा दिया। उसमें एक एनॉमली आ गई है कि जो टियर 1 और टियर 2 रिटेलर है, उसमें टियर 2 रिटेलर की लिमिट उन्होंने बढ़ा के, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि 3 मिलियन से 10 मिलियन का कर दी, जो कि अच्छी बात है, मगर इसके अंदर ऑनलाइन को उन्होंने ब्लैंकेट रखा है। सो ये यहाँ से क्लियर नहीं होता, जो डिपार्टमेंट है वो इसको इंटरप्रेट कर रहा है कि अगर आपकी 1 रुपए की सेल है, ऑनलाइन है, तो आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है, जबकि जो टियर
रिलैक्सेशन दी है, तो ये एक एनोमली क्रिएट हुई है कि अगर टियर 2 के अंदर कोई ई कॉमर्स पे जा रहा है और उसका वो अपना थ्रेशोल्ड टच नहीं कर रहा, तो उस पे भी सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, और किसी ने कोई चीज रह गई तो वो बत और ठीक ठीक है, बाकी कोई पॉइंट्स अगर रह गया है अपूमा वालों ने किसी ने बात करनी है। डॉक्टर साहब ने जो सेक्शन 203A का कहा और आपने उसकी वो वजाहत भी की कि अपील राइट देते हैं या वो नहीं देते। डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि शायद 24 घंटों की लिमिट है कि उसमें उन्हें पेश किया जाएगा। मसला ये है कि कोई भी एक जमादार कारोबारी अदारा, इज्जतदार अदारा, अगर उसकी नौकरी उछाल दी जाए और चंद घंटों के बाद उसको कोर्ट में अगर पेश भी किया जाता है और उस पर वो इल्जाम विड्रा भी हो जाते हैं, तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, वो क्या कारोबार करेगा? देखिए ख्वाजा साहब ये बात हमारी हो गई है। इसमें हम जो चाहते हैं कि भाई एजुडिकेशन का हमारे को होना चाहिए। देखिए ह्यूमन एरर से भी होता है, ताकि उसमें हमारा मसला हल हो जाएगा। रिपीट ना करें वही बात जो हो गई है।